नमस्कार। प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पैट के एग्जाम में आने वाले पाई ग्राफ टॉपिक को कवर करेंगे। बेसिकली पाई ग्राफ में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो एंगल पे बेस्ड होते हैं, दूसरे परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें आपको दो पाई ग्राफ दिए जाएंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक पाई ग्राफ देके एक टेबल दी जाती है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या कहा गया है देखिए, एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। देखिए, ये एक संगठन का मासिक व्यय का पाई चार्ट बनाया गया है। ये परसेंटेज में है, यानी कि टोटल जो परसेंटेज होते हैं ना, कोई भी चीज परसेंटेज में अगर देखा जाए तो वो 100% होता है। तो अगर हम यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे, इन परसेंटेज को, तो ये भी 100% होगा, 100% होगा। अब उसमें से 8%, अगर हम टोटल व्यय को 100 मान ले तो उसका 8% कैंटीन की सब्सिडी पे खर्च किया है। क्लियर है? ऐसे ही चिकित्सा व्यय पर उसने 6% खर्च किया है। टोटल का 12% उसने बिजली पे खर्च किया है। टोटल का 15% उसने टेलीग्राम पे खर्च किया है। टोटल का 11% पानी पर, परिवहन सब्सिडी पर उसने 10% खर्च किया है। और इस तरह से स्टाफ वेतन पे 20%, स्टाफ को ऋण दिया उसने 18% का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिली है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा उसने, स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। देखिए, स्टाफ के वेतन और स्टाफ के ऋण, स्टाफ का वेतन कितना है 20% और स्टाफ का ऋण कितना है 18%। तो इनमें अंतर कितना है हमें यह बताना है। तो देखिए, अगर सिर्फ एक ही पाई चार्ट दिया है तो आप इसे 100 मान के कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में, तो सीधा 100 मान लीजिए। 18% 18 ही हो जाएगा, 20% 20 हो जाएगा, 8% 8, 6% 6, 12% 12, सब कुछ जितना परसेंट है उतने ही रुपये हो जाएंगे, आप ये समझ के चलिए। तो देखिए, इसने 20%, यानी कि इस पर अगर 20 रुपए खर्च करे हैं तो इस पर कितने खर्च करे हैं 18 रुपए। तो कितने का अंतर आ रहा है 2 रुपए का अंतर आ रहा है। तो हमें बताना है कि कितने रुपए का उसका खर्च है। तो हमारे हिसाब से 2 रुपए का अंतर है, उसके हिसाब से देखेंगे कितने का आ रहा है। अब देखिए, मासिक व्यय जो उसका है वो है यह 18,50,000, 18,50,000 रुपए है ये। और जो अंतर आ रहा है वो 2 रुपए का आ रहा है, या 2% का भी बोल सकते हैं कि 2% का अंतर आ रहा है। तो इसका 2% निकालेंगे कैसे, कितना होगा। अब देखिए, 2% निकालने का एक तो तरीका यह है कि आप 2/100 कर दो, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मैं इसी चीज को लिखना में ऐसा ही है, लेकिन समझने का तरीका थोड़ा सा हमें बदलना है। बदलना किस तरह से समझिए, देखो, टोटल हमने कितना माना है इसको 100 रुपए, परसेंटेज में 100% है ना ये, तो हमने 100 ही रुपए मान लिया। तो हमारे हिसाब से टोटल जो इसका व्यय है, खर्च है, वो कितना है 100, और उसके हिसाब से कितना है 18,50,000। तो इसका मतलब हमारे 100 रुपए खर्च उसके इतने रुपए के बराबर है। तो हमारे 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, आप 100 से इसे भाग कर दीजिए, तो 1 रुपए की वैल्यू आती है इतनी। तो हमारा एक उसके इतने के बराबर है। हमें बताना है कि इनका अंतर कितना है। तो इनका अंतर कितना आ रहा है हमारा 2 रुपए। तो 2 देख लीजिए कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू तो इससे 2 गुना हो जाएगी, तो गुना बस 2 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 जीरो ये है ही हमारे पास। इस 2 की गुना करेंगे, 2 पंजे 10, जीरो यहां से लगाए, 18 दूनी 36 और 1 37, तो ये आएगा 37,000 रुपए। तो इन दोनों में 37,000 रुपए का अंतर है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली और पानी दोनों का व्यय कितना है। बिजली और पानी का व्यय पूछा है। बिजली का व्यय कितना है 12% और पानी का कितना है 11%। तो 12 और 11 टोटल हमारे बैठते हैं 13 रुपए, 23 रुपए, या 23 रुपए बोल दो या 23% बोल दो, एक ही बात मान के चलिए आप, क्योंकि हमने यहां पर टोटल रुपए 100 माने हैं, तो 23 रुपए हो जाएंगे। अब 23 रुपए देख लो कितने के बराबर है। टोटल धनराशि कितनी है 18,50,000, ये टोटल धनराशि है। और हमारे हिसाब से टोटल धनराशि कितनी है
ये कंपैरिजन करना आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे ना तो क्वेश्चन ये बहुत इजी लगने लग जाएंगे। आगे आगे देखना क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे इन्हीं कंपैरिजन के थ्रू। अगर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन करने में। देखिए समझिए आप लोग, तो टोटल धनराशि हमने कितनी मानी है 100 रुपए, और उसकी कितनी है इतनी। तो 100 हमारे इतने के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 100 से गुना कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना है कि इन दोनों का व्यय कितना है, बिजली और पानी का। तो कितना आ रहा है 23। तो 23 देख लीजिए कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 23 की वैल्यू क्या होगी गुना 23 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 23 किस में गुना करेंगे तो 2 जीरो तो ये रहेगी। 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे होता है 115, 15 का 5 आएगा, 11 हासिल बचेगी। 23 आठे कितना होता है 184, और 11 होते हैं 195, 195 का 5 रहेगा, 19 शेष बचेगा। 23 ही कम 23, 23 और 19 कितना होते हैं, 23 और 19 होते हैं 42। तो ये धनराशि बनेगी 4,25,500 रुपए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखो इसमें कैलकुलेशन हम एक तरह से और कर सकते हैं, वो भी तरीका समझ लीजिए आप। डायरेक्ट परसेंटेज का तरीका आप लोग समझ लीजिए। देखिए कोई भी धनराशि है, एक परसेंटेज का तरीका मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सके, इस तरह से बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। देखिए कोई भी धनराशि है, अगर आप उस संख्या के पीछे से एक जीरो हटा देते हैं, किसी भी संख्या के पीछे से अगर एक जीरो हटा देते हैं, तो जो बचता है वो उसी संख्या का 10% होगा। यानी कि अगर इसका 10% पूछा जाए तो बस एक जीरो छुपा लीजिए, यह आएगा 1,85,000, ये इसका 10% होगा। लेकिन अगर आपको 1% निकालना है तो किसी भी संख्या के पीछे से 2 जीरो छुपा लीजिए। 2 जीरो अगर आप हटा देते हैं तो वो उसी संख्या का 1% आएगा। तो 1% कितना आएगा 18,500 रुपए, ये 1% आ जाएगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1% कितना आएगा, 2 जीरो हटा देंगे, 18,500, तो ये आएगा 1%। इन दोनों का योग आ रहा है हमारा 23%। तो 1% जब इतना है तो 23% कितना होगा गुना 23। तो गुना करेंगे तो यही आएगा, 2 जीरो यहाँ पर, 23 पंजे 115, 5 हाथ से लगा 11, 23 आठे कितना होता है 184, और 11 195 का 5 हाथ से लगा 19, 23 से कम 23 और 19 कितना होते हैं 42। सेम क्वेश्चन है, सेम ही इसका आंसर आएगा, बस करने का तरीका थोड़ा सा सेम मैंने चेंज किया है। चेंज क्या करना है, बस कैलकुलेशन कैसे करनी है ये तरीका मैंने आपको बताया। आगे क्वेश्चन में हम इसका भी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी पर कितना खर्च किया है, यह हमें बताना है। देखो एक तो है परिवहन सब्सिडी ये रही, कैंटीन सब्सिडी ये है, तो इस पे हमें बताना है कि कितना खर्च किया है। अब देखिए टोटल धनराशि कितनी है ये हमें पता है, 18,50,000, ये तो है। हमें पता है कि 1% कितना है, 1% कितना है, 2 जीरो हटा देंगे तो 1% आएगा, ये 1,85,000, 18,500, ये आएगा, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो बचेगी, तो ये आएगा इसका 1%। हमें बताना है कैंटीन सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी पे कितना रुपए खर्च करा है। तो इस पे तो खर्च करा उसने 8 रुपए, और इस पे खर्च करे उसने 10 रुपए, तो 10 और 8 18 रुपए वो इन दोनों सब्सिडी पे खर्च कर चुका है। तो 18% देख लीजिए कितने के बराबर है। जब 1% हमारा इतने के बराबर है तो 18% कितने के बराबर होगा, गुना 18 कर देंगे। अब बस कैलकुलेशन करनी है, 2 जीरो तो ये रहेगी, 18 पंजे 90, जीरो से लगा 9, 18 अठे 144, और 9 कितना होता है 153, 3 हासिल लगा 15, 18 का 18 और 15 कितना होता है 33, तो ये आता है 3,33,000 रुपए। तो दोनों सब्सिडी पर उसने 3,33,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। क्लियर है बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय। स्टाफ पर चिकित्सा व्यय कितना खर्च किया है 6%, यानी कि 6 रुपए। वेतन पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है, वेतन पर कितना खर्च किया है, ये रहा। देखो हमें बताना है चिकित्सा पर जो खर्च किया है वो वेतन पे खर्च किए गए धन का कितने प्रतिशत है। तो देखो इसके लिए हमें इस
18,50,000 की कोई जरूरत नहीं है, इस रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करनी है। और कंपैरिजन में एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कैसी भी कंपैरिजन हो, कंपैरिजन में क्या करना है आपको, जो चीज सेम होती है उसमें कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता। जो चीज डिफरेंट होती है उन चीजों में ही कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए, टोटल धन तो इसके लिए भी सेम है 18,50,000, और इसके लिए भी सेम है, हाँ इसके लिए भी सेम है 18,50,000। तो दोनों के लिए सेम है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आप सीधा देखिए कि इस पर 6 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 100 माना है ना हमने टोटल, तो 6% 6 रुपए, और इस पर 20 रुपए खर्च किए हैं। तो हमें देखना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है। तो 6 रुपए देखने हैं कि 20 रुपए का कितने प्रतिशत है। तो 20 रुपए जिससे देखना है उसको नीचे रखेंगे, और जो देखना है उसको ऊपर रखेंगे, और परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। तो 20 पंजे 100 और 5 छंग 30%। तो जो परसेंटेज है चिकित्सा पे व्यय का स्टाफ की तुलना में, वो कितना है, 30%। बात क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन पर व्यय कितना है, हमें यह बताना है कि टेलीफोन पर इसने कितना खर्च करा है। अब देखिए, अभी हमने देखा है कि 1% कितने के बराबर था, टोटल कितना था वो 18,50,000। तो 1% कितना था, 2 जीरो हटा दी हमने इसमें से, तो 1,00,000 यह आता 18,500, 2 जीरो हटाते ही ये बचता है 18,500। तो ये आता है 1%। हमें बताना है कि टेलीफोन पे उसने कितना खर्च किया। तो टेलीफोन पे कितना खर्च किया है उसने, 15%। जब 1% इतना है तो 15% तो इससे 15 गुना हो जाएगा ना, तो गुना 15 कर दीजिए आप, बस 15 की गुना कर दीजिए। 2 जीरो तो ये रहेगी ऐसी कैसी, 15 पंजे 75, हासिल लगा 7, 15 अठे 120, और 7 127, हासिल लगा 12, 15 एकम 15, और 12 कितने होते हैं 27। तो ये इसका आंसर आएगा 2,77,500 रुपए। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, ये वाला जो ग्राफ था इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, जिसमें कौन यहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक कौन वाला भी क्वेश्चन करा देता हूँ कि कौन वाला क्वेश्चन, कि ये जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कौन बनाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए उसने कह दिया कि स्टाफ का जो वेतन है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो स्टाफ का वेतन कितना है 20%। तो देखिए, टोटल जो वर्क होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और परसेंटेज में कितना होता है 100% होता है। तो इसका मतलब 360 डिग्री 100% के इक्वल है। तो हमें देखना है कि 20% कितने के बराबर है। तो क्या करेंगे, देखो, या तो सीधा आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल कितना डिग्री है 360, और परसेंटेज में कितना है ये 100%। तो 100% इतने डिग्री के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 100 से भाग कर देंगे, 1% आता है इतने के बराबर। हमें देखना है कि 20% कितने डिग्री के बराबर है। जब 1% इतने डिग्री के बराबर है तो 20% कितने के बराबर होगा, गुना 20। बात समझ में आई। देखो, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 5 से काटेंगे 72 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 72 डिग्री, यानी कि स्टाफ का जो वेतन है वो केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पाई ग्राफ देखिए, इसमें हर चीज डिग्री में दी गई है। जैसे पहला पाई ग्राफ था उसमें हर चीज परसेंटेज में दी गई थी, इस बार सब चीज डिग्री में आपको मिलेगी। और डिग्री देखो, पूरा वर्त जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री ही मिलेगा। जैसे परसेंटेज 100% होता है, परसेंटेज वाला जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल 100% होता है, तो ये वर्त वाला इसमें हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा। तो देखिए, इसके निर्देश क्या दिए गए हैं। दिया गया पाई चार्ट किसी शहर में विभिन्न व्यवसायों में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो विभिन्न व्यवसाय हैं, जैसे निजी सेवा होगी, परिवहन वाणिज्य, ये सब है, इनमें जितने मजदूर काम कर रहे हैं उसका ये ग्राफ बना के दिया है। यानी कि अगर हम टोटल 360 मजदूर मान ले, डिग्री में है ना, तो 360 ही मजदूर मान लेते हैं हम। तो 360 मजदूर मान लेते हैं, तो उसमें से 25 मजदूर निजी सेवा में काम कर रहे हैं, 40 मजदूर परिवहन सेवा में काम कर रहे हैं,
वाणिज्य में है 115, प्रोफेशनल है 35, विनिर्माण में 85 काम कर रहे हैं, और जो अन्य व्यवसाय हैं उसमें 60 मजदूर काम कर रहे हैं। इस तरह से, ठीक है। तो इस चार्ट का अध्ययन करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय क्या होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। औसत आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक आदमी की आय, ये समझ लीजिए। औसत आय का मतलब एक आदमी की आय, प्रति व्यक्ति आय। परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी है। देखिए, जो निजी सेवा वाले हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति की जो आय है, वो परिवहन से जो प्राप्त औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक आदमी की आय, उससे कितनी है? दुगनी है। यानी कि परिवहन वाला अगर एक व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है तो निजी क्षेत्र वाला, निजी सेवा वाला एक व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा होगा, क्योंकि दुगनी आय है ना प्रति व्यक्ति। तो ये अगर 1 रुपया कमाता है तो ये कमाएगा 2 रुपये। तो हमें बताना है इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। देखो, इस बार व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात बताना है कि टोटल आय यानी, ठीक है। देखिए, अब देखिए निजी क्षेत्र में कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति। 360 डिग्री है ना, तो हमने 360 व्यक्ति मान लिए। तो इसमें 25 डिग्री है तो 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसका मतलब। तो एक व्यक्ति निजी क्षेत्र वाला कितने रुपए कमाता है? 2 रुपए। तो 25 ऐसे व्यक्ति है तो कितने रुपए कमाएंगे? इसमें आप 25 से गुना कर देंगे, यानी कि 25 दूनी 50 रुपए। तो निजी क्षेत्र से जो आय प्राप्त हो रही है वो हो रही है 50 रुपए। अब ऐसे ही परिवहन से देखेंगे। परिवहन वाला एक व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है, लेकिन परिवहन में लगे हुए कितने व्यक्ति हैं? 40। अब एक व्यक्ति 1 रुपया लगा कमा रहा है तो 40 व्यक्ति कितने कमाएंगे? 40 गुना इसका, तो 40 ही कम 40 यानी कि 40 रुपए परिवहन से कमाई हो रही है। तो इनकी आय का अनुपात कितना बनेगा? यही अनुपात बना लीजिए। 10 से आप इसे काटिए, 10 से इसे काट लीजिए, तो 5:4 इसका आंसर होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर मान लीजिए ये आपको सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है, जो निजी सेवा में लगे व्यक्ति है उनकी संख्या है 2160, जबकि हमारे हिसाब से निजी सेवा में कितने लगे हुए हैं? 25। तो हमारे 25 उसके 2160 के बराबर है, इसका मतलब। तो हमें बताना है कि परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो परिवहन में कितने लगे हैं? 40। अब देखो निजी सेवा में उसके हिसाब से तो लगे हैं 2160, जबकि हमारे हिसाब से कितने लगे हैं? 25 व्यक्ति। तो हमारे 25 उसके 2160 के बराबर है, इसका मतलब। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि 25 डिग्री 2160 के बराबर है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर है? 25 से भाग कर देंगे। 25 से भाग करेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कि इतनी है। अब हमें बताना है कि परिवहन में कितने व्यक्ति लगे हैं। तो 40 व्यक्ति लगे हैं, या 40 डिग्री है। तो 1 डिग्री की वैल्यू जब इतनी है तो 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इससे 40 गुना ही तो होगी, तो गुना 40 कर देंगे। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है। 5 से काटेंगे इसे 5 बार और 5 से काटेंगे इसे 8 बार। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 8 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1। 8 तिया 24 और 1 25, हाथ से लगा 2। 8 चौक 32 और 2 36। 8 तिया 24 36, तो ये आएगा 3656, सॉरी 34 आएगा ना। 8 चौक 32 और 2 34, तो 34, तो 3456 इसका आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गई? कई बार मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप थोड़ा इजी लेना। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा है कि यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त कुल आय की दुगनी है। देखो कुल आय के बारे में बोल रहा है, इस बार प्रति व्यक्ति नहीं बोल रहा है। उसने बोला कि वाणिज्य से प्राप्त जो कुल आय है वो परिवहन से प्राप्त कुल आय से है दुगनी। यानी कि अगर परिवहन से टोटल आय 1 रुपये प्राप्त हो रही है तो वाणिज्य से टोटल आय कितनी होगी? इससे दुगनी 2 रुपये। ये बात समझ में आई? तो हमें बताना है कि इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात क्या होगा। औसत आय का मतलब आपको अभी बताया था
कि एक व्यक्ति की आय, आप ये समझिए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। वाणिज्य से टोटल रुपए कितने कमाए जा रहे हैं, वाणिज्य के 2 रुपए कमाए जा रहे हैं वाणिज्य से टोटल, जबकि इसमें व्यक्ति कितने हैं 115। तो इसका मतलब 115 व्यक्ति ही तो 2 रुपए कमा रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि औसत आय कैसे निकाली जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल आय बटे टोटल व्यक्ति। तो टोटल आय है यहाँ पर 2 और टोटल व्यक्ति कितने हैं 115, तो 2 को 115 से भाग कर दीजिए, तो 115 से भाग करेंगे, ये आएगा एक व्यक्ति की आय। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। परिवहन से टोटल आय 1 रुपए प्राप्त हो रही है, लेकिन कितने व्यक्तियों की है, 40 व्यक्तियों की, तो एक व्यक्ति कितनी होगी 40 से भाग कर देंगे। या टोटल आय बटे टोटल व्यक्ति, ये होगी औसत आय। अब इनका अनुपात हमें बनाना है, तो अनुपात बना लीजिए, बस कैलकुलेशन करनी है। 5 से आप नीचे काट लीजिए इसे 23 बार, और 5 से इसे काटेंगे 8 बार। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या जब यहाँ पर अनुपात लिखा होता है, तो 8 दूनी 16, अनुपात 23 एकम 23, तो ये जो अनुपात बनता है वो बनता है 16:23। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। देखिए इसमें निर्माण फैक्ट्री में कितने प्रतिशत मजदूर लगे हैं ये बताना है, यानी कि डिग्री में दिया है, परसेंटेज में हमें बताना है। तो कैसे करना है समझिए, देखो 360 डिग्री टोटल ये है, इसमें से 85 डिग्री विनिर्माण में लगे हैं, यानी कि अगर टोटल 360 मजदूर है तो इसमें से 85 तो लगे हैं, तो 360 में से 85 मजदूर विनिर्माण में लगे हैं, तो कितने प्रतिशत लगे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना, तो गुना 100 कर देंगे। 0 से 0, यह आएगा 850 बटे 36, 36 से काटेंगे तो 36 दूनी 72, 13 बचते हैं, और 0 पीछे 130 हो गया। 36 दिया होते हैं 108, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, देखो ये 22 बचेगा ना, पॉइंट लगाएंगे 1 0, 220 हो गया। और ये 36 चौका होते हैं, 36 छिक्का होते हैं 216, ये 220 है, तो 6 तक चलाएंगे 216, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 1, तो 23.61% लगभग ये बैठ रहा है। इसको हम अगर लगभग में निकालें तो ये आ जाएगा 24%। अगर लगभग में वो हमसे पूछ रहा है तो इसका आंसर लगाएंगे हम 24%, क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है। 0.5 से अगर ज्यादा है तो उसे हम रखेंगे 1 बढ़ाकर, अगर 0.5 से कम है तो उसे रखेंगे हम 23 तक रखते। बात समझ में आ गई। देखो हमने इसमें क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, देखो टोटल 360 था, इसमें से 85 डिग्री विनिर्माण में लगे हैं, तो परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये 20% होता, मान लीजिए कि विनिर्माण में 20% लगे हैं और वो हमसे पूछ लेता है कि कितने डिग्री है, तो क्या करते हैं, टोटल अगर 100% है या 100 है तो 100 में से 20 ही तो लगे हैं विनिर्माण में, तो कितने डिग्री लगे हैं, तो डिग्री के लिए यहाँ पे 360 कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 360 डिग्री में से 85 डिग्री है और परसेंटेज के लिए गुना 100 है, ऐसे ही यहाँ पर 100 डिग्री में से 100% में से 20% विनिर्माण में लगे हैं, तो डिग्री के लिए गुना 360 कर देंगे। सेम कैलकुलेशन होती है डिग्री वाली भी परसेंटेज वाली भी, बस अगर परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 करते हैं और डिग्री में निकालना है तो गुना 360 करते हैं। बस इतनी कैलकुलेशन है और कुछ इसमें नहीं है, तो इन्हीं कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे समझना है। अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम 2 पाई ग्राफ हमें दिए जाएंगे, उन दोनों पे हम कंपैरिजन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए 2 ग्राफ आपके सामने हैं, इन दोनों के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। इन दोनों में बेसिकली हमें कंपैरिजन करनी है। देखिए क्या कहा गया है इसमें निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2005 और 2006 में, ये 2005 का पाई ग्राफ है और ये 2006 का है, किसी संस्थान में विशेष कोर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण दिया है। 2005 में जो कोर्स है उनमें कितने कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं ये दिया गया है इसमें, कि कला में 12% है, वाणिज्य में 28% है, विज्ञान में 24%, प्रबंधन में 8%, इंजीनियरिंग में 15%, चिकित्सा शास्त्र में 9% और कृषि में 4%, ऐसे हैं। और 2006 में भी इसने दिया है
कि वाणिज्य में 30 है, इसमें इतना है, ये सब उसने डेटा हमको दिया है। कहा है हमसे कि वर्ष 2005 तथा 2006 में विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 1900 और 2400 है। 2005 में 1900 है और 2006 में 2400 है। तो हमें अब इस चार्ट का अध्ययन करके कुछ क्वेश्चनों के आंसर इनके देने हैं, उनको समझ लेते। देखो, इसमें कहा है कि वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006 में कृषि में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। 2005 में कृषि के छात्र और 2006 में कृषि के छात्र के संख्या का क्या अनुपात होगा, हमें ये बताना है। अब देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये भी अपने आप में 100% है और ये भी अपने आप में 100% है, लेकिन इसका 100% और इसका 100% अलग अलग है। इसका 100% है 1900 और इसका 100% है 2400। ऐसे इनका 1% भी अलग होगा। जब 100% 1900 है इसका, तो 1% कितना होगा, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटाते 1% बन जाएगा। इसका 1% होता है 19 और इसका 1% कितना होगा, 2 जीरो हटाते ही 24। इसका 1% 24 है और इसका है 19। अब उसने कहा है कि 2005 में कृषि के जो छात्र हैं वो कितने, पहले निकालिए। देखो कितने हैं कृषि के छात्र, 4%। अगर कंपैरिजन हम करना चाह रहे हैं और दोनों के टोटल अलग है, तो इनको रखना बहुत जरूरी है। कभी आप सीधा देखो कि कृषि में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और 4:3 लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये अलग अलग है। इसका ये 2400 है और ये 1900 है, तो इसका हमें यूज इसमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो तरीका हमें यहाँ पे समझना है। बड़ी कैलकुलेशन नहीं, बस छोटी तरीके से हम उसको समझेंगे। देखो कैसे करेंगे। 1% इसका कितना है, 19। 1% है इसका 19 और कृषि में कितने परसेंट छात्र हैं, 4%। तो जब 1% 19 है तो 4% कितना होगा, गुना 4। तो इतने छात्र 2005 में कृषि में थे। ऐसे ही गुना नहीं करनी, उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ऐसे लिख के छोड़ दो, खुद ही कट जाएंगे ये आगे। देखो 2006 में कृषि में कितने थे, 3%। इसका 1% कितना होता है, 24। 1% 24 है तो 3% कितना होगा, इससे 3 गुना 3। अब इनका बस हमें अनुपात निकालना है। 4 एकम 4 और 4 6 24, तो 19 एकम 19 अनुपात 36 18। तो इनका जो अनुपात बनता है वो बनता है 19:18। देखो कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस आपको तरीका सही आना चाहिए कि इन्हें कैसे करना है। ठीक है, कैलकुलेशन इनमें ज्यादा नहीं होती। कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इनमें कैलकुलेशन नहीं होती है, बस हमें उनको सही से समझना होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2005 में चिकित्सा शास्त्र, 2005 ये है, इसमें चिकित्सा शास्त्र में कितने हैं, 9%। इनकी संख्या वर्ष 2005 में इसी में ही विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शास्त्र के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। विज्ञान और इंजीनियरिंग और चिकित्सा शास्त्र, इनकी कुल संख्या का कितने प्रतिशत है ये। अब देखिए इसमें इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका भी 100% यही है, इसका भी 100% यही है, इसका भी 100% यही है, तो यहां पर हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, इसका मतलब, क्योंकि ये चीज तीनों में कॉमन है, तो इसे रखने की जरूरत नहीं। हम सीधा ही इनको कर सकते हैं कि चिकित्सा शास्त्र में टोटल कितना है भाई, ये परसेंटेज में है ना, तो हमने अपने हिसाब से 100% मान रखा है, तो इसको आप 100 ही मान लीजिए। कि चिकित्सा शास्त्र में फिर 9% है तो 9 ही हो जाएगा, इंजीनियरिंग में 15% है तो 15 ही हो जाएगा, और विज्ञान में 24% है तो ये 24 ही हो जाएगा। तो चिकित्सा में देखिए कितना है, 9। और इसकी कंपैरिजन किससे करनी है, इन तीनों के योग से। तीनों में कुल कितने विद्यार्थी है, 24 और 15 कितने होते हैं, 39, और 9 होते हैं 48। तो 48 टोटल इन तीनों में है, और चिकित्सा में कितने हैं, 9। तो 48 में से 9 चिकित्सा में है, तो कितने प्रतिशत बैठते हैं उसके लिए गुना 100 कर देंगे। यही तो पूछा है, तीनों में ये है और चिकित्सा में ये। बस हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे इसे 4 बार, और 4 से काटेंगे इसे 25 बार।
25 दिया 75/4, और 4 से अगर हम इसे काटें तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 3 बच गया 7 5, तो 18.75% ये इनका बैठता है। ये बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन अगर आप इसके करते इससे लेकर 1900 का पहला आप 24% निकालते, फिर 15%, या सबको जोड़ के 1900 का आप 48% निकालते, फिर 1900 का आप 9% निकालते और फिर कैलकुलेशन करते, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन हमें उसकी जरूरत है ही नहीं। हमें तो यहाँ पर क्या करना था, हमें इसी पाई ग्राफ में कंपैरिजन करनी थी आपस में, और सबका 100% सेम है, तो हमें इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। इसमें डायरेक्ट ही हम इससे सोल्व कर सकते हैं, और आंसर हमारा आया इससे 18.75%। बात समझ में आई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2005 और 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या इन 2 वर्षों में सभी अनुशासन के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। टोटल का कितने प्रतिशत है, इन दोनों का योग हमें यह बताना है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, बस उसको थोड़ा सा हमें समझना है। देखो कला में यहाँ पर कितने हैं 12%, तो 1900 का तो 12% निकालना होगा, तो 1% कितना होगा इसका 19, तो 12% कितना होगा 1% जब 19 है तो 12% कितना होगा गुना 12। तो इस वाले के हिसाब से कला में तो आते हैं इतने, और इस वाले वर्ष में कला में कितना आते हैं वो देख लेंगे। इसका 1% कितना होता है 24, तो 11% कितना होगा 24 गुना 11। गुना करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 1% है 24, तो 11% कितना होगा गुना 11। ये टोटल है, ये टोटल विद्यार्थी है दोनों वर्षों में कला के। अब हमें देखना है कि टोटल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत, टोटल कितने विद्यार्थी है, इसमें 2400 है, इसमें 1900 है। 24 और 19 कितना होते हैं ये 4300, तो 4300 में से इतने विद्यार्थी कला में है, तो कितने प्रतिशत है उसके लिए हम गुना 100 कर देंगे। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों में से आप 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन अगर लेंगे तो यहां पर बचेगा 19 और यहां पर बचेगा 2। 12 कॉमन लिए ना, तो 24 है तो 2 बचा, तो 11 दूनी 22 हो गया। यानी कि ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर तो टाइम लगना ही लगना है। कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे आपको सिखा भी रहा हूँ कि कैसे आपको करनी है, उनको आप लोग समझ लीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो नीचे कितना बचेगा 43। 22 और 13, 22 और 19 ये होते हैं 41। 41 गुना 12 कितना होगा 41 ये बनेगा। 41 गुना 12 यही कर लेते हैं, 12 एकम 12, तो वहां से लगा 1, और 12 चौक 48 और 1 49, ये आएगा 43। अब इससे से काटेंगे तो 43 एकम 43 कितना बचता है, ये 52 बचता है, सॉरी 62 बचता है। 43 एकम 43 आगे एक बार और चल जाएगा, और उसके बाद ये कुछ और चलेगा थोड़ा सा, तो या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कितना चलेगा एक बार देख लेते हैं। अगर 5 से ज्यादा होगा तो इसे हम 12% रखेंगे, अगर 5 से कम होगा तो इसे हम 11% रखेंगे, क्योंकि हमें लगभग में अगर निकालना है तो ये काम करना पड़ता है इसमें। तो ये कितना बचेगा, अगर 11 एक बार हम चलाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 19, हाँ 19 बच जाएगा। पॉइंट लगा के यहाँ पर 190, तो 4 पंजे 20, 5 बार तो नहीं चलेगा, 5 से कम बार चलेगा, तो 5 से कम बार चलेगा तो इसे हम लगभग 11% मानेंगे, तो 11% इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। कई बार ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आ जाते हैं, लेकिन हमें उसको लगभग में बताना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप इसमें हाँ लगभग वाला ही ठीक रहेगा, इसे इस तरह से करें आप। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 से वर्ष 2006 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी है। देखो कंपैरिजन करनी है 5 से 6 में देखना है कि विज्ञान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल कितने परसेंट हो गया है, कि पहले ये 100% था तो अब ये कितने परसेंट हो गया ये देखेंगे हम। अगर वो 100 से ज्यादा होगा तो वृद्धि है, और जितना भी ज्यादा होगा उतनी ही वृद्धि है, और अगर 100 से कम हुआ तो कमी है, और जितने भी कम होगा उतनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखो कैसे,
पहले कितना था वो रखेंगे हम नीचे। 1% कितना है इसका 19, तो 24% यहाँ पर विज्ञान में है। तो 1% जब 19 है तो 24% कितना होगा गुना 24। तो ये तो हो गए पहले विज्ञान में छात्र। अब विज्ञान में कितने हैं 25%, तो 1% हो गया इसका 24, तो 25% कितना होगा 24 गुना 25, 24 गुना 25 इतने हैं। अब तो कितने प्रतिशत है उसके लिए गुना 100 कर देंगे, तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर कितना आया 2500 बटे 19। अब बस इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। 19 ही कम 19, 6 बचते हैं 60 हो गया, 19 तिया 57, 3 बचते हैं 30 हो गया, 19 ही कम 19, कितना बचते हैं 11, पॉइंट लगा के 0, ये कटेगा 19 पंजे, 19 पंजे कितना होता है 95, 19 छिक्का कितना होता है वो ज्यादा हो जाएगा 110 से, तो 5 बार तक सकते हैं, 5 7 कुछ इस तरह से चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 100 से जितने ज्यादा है उतने ही प्रतिशत में वो ज्यादा होगा, उतनी ही वृद्धि होगी। अगर 100 से कम होता तो कम ही हो जाती। अभी 100 से कितना ज्यादा है, इसमें से 100 माइनस कर दो, तो 31.57% की वृद्धि हुई है, या इसको हम लगभग में बोल सकते हैं 32% की वृद्धि। ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में प्रबंधन के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2006 में कला के विद्यार्थियों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखो वर्ष 2005 के तो प्रबंधन के छात्र देखने हैं, यानी कि मैनेजमेंट के, तो ये कितने हैं 8%। देखो दोनों की अगर कंपैरिजन करनी है तो इनका यूज करना ही करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका 1% कितना है 19, कंपैरिजन करना है, अनुपात निकालना है, तो गुना नहीं करनी है, बस हमें रखना है ऐसे, फिर बाद में जो कटेगा काट देंगे। 1% होता है इसका 19, प्रबंधन में कितने 8%, तो 8% देख लीजिए कितना होगा। जब 1% इतना है तो 8% तो इससे 8 गुना हो जाएगा ना, तो ये तो हो गए प्रबंधन के छात्र। यहां पर इसमें देखना में कला के छात्र, तो कला में कितने हैं 11%, इसका 1% होता है 24, 2 जीरो हटाएंगे तो 1% आएगा 24, तो 11% देख लीजिए कितना होगा। जब 1% 24 है तो 11% तो इससे 11 गुना हो जाएगा, तो इतने आएंगे 2006 में कला में छात्र। तो कितने प्रतिशत बैठता है उसके लिए गुना 100 कर देंगे, 8 से काटेंगे 8 तिया 24, तो ये आएगा 19:11 तिया 33। देखो बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसको स्मार्टली तरीके से करना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पूरी गुना करते तो होता क्या, पहले तो आप गुना करने में टाइम वेस्ट करते, फिर उसे काटने में टाइम वेस्ट करते, तो डबल टाइम आपका वेस्ट होने वाला था। लेकिन अगर मान लीजिए आप सही से समझते हैं तो कहीं भी गुना करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये करते चले जाएंगे, आंसर इसका सिंपल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ये आपको सही से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके या लाइक करके बता सकते हैं। अब हम लास्ट ग्राफ पे चलते हैं, जिसमें हमें एक पाई ग्राफ और एक टेबल दी हुई है। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। ये पाई चार्ट दिया है, इसमें एक संस्था है, उसमें किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका परसेंटेज दिया है। टोटल ये 100% है, परसेंटेज में 100% होता है, ये भी आपको पता है। अब उसका 28% उत्पादन विभाग में काम करते हैं, कर्मचारियों का 14% एचआर विभाग में काम करते हैं, 23% आईटी विभाग में करते हैं, 18% विपणन में और लेखा में करते हैं 17% कर्मचारी काम। और इसमें भी उसने क्या कहा है, उनमें से पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात का नीचे तालिका में दिया गया है। ये जो तालिका है इसमें जो अनुपात दिया है मेल फीमेल में वो इसी का है। जैसे उत्पादन विभाग में 28% कर्मचारी है, तो टोटल का जो 28% है वो है उत्पादन में, और उसमें भी महिला और पुरुषों का जो अनुपात है, पुरुष और महिला का, वो क्या है 11 अनुपात है, यानी कि अगर 11 पुरुष है तो महिला कितनी है उसमें 1 है। ऐसे ही अगर हम एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें टोटल कर्मचारियों का 14% एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और इनमें से भी इनमें जो पुरुष और महिला का अनुपात है वो है 1:3, यानी कि पुरुष अगर इसमें 1 है तो महिला कितनी होगी 3।
ऐसे ही हर विभाग के पुरुष और महिला का अनुपात भी उसने दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन उसने हमसे क्या क्या पूछे हैं, अब उसको देख लेते हैं। उसने कहा है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या में बतानी कितनी है। तो विपणन विभाग में कितने हैं, ये 18 है। देखो टोटल उसने कर्मचारी कुछ दिए हैं क्या, उसने टोटल कर्मचारी 1800 बोले हैं। टोटल जो कर्मचारी है ना, कुल कर्मचारी वो है 1800। तो हमें बताना है कि विपणन विभाग में कितने पुरुष हैं। तो 1800 का देखो इसका 1% कितना होगा, 20 आप इसमें से हटा दीजिए तो 1% कितना होगा 18। तो 1% है 18 और हमें देखना है विपणन विभाग में। विपणन विभाग में कितने हैं 18%। अब 1% जब इतने के बराबर है तो 18% कितने के बराबर होगा, गुना 18 के। तो ये टोटल कर्मचारी है विपणन विभाग में, टोटल इतने हैं। लेकिन हमें टोटल नहीं बताने, हमें बताने हैं इसमें पुरुषों की संख्या। अब वो कैसे निकालेंगे देखिए, विपणन विभाग में अगर पुरुष 7 है तो महिला कितनी होगी 5। तो टोटल कितने कर्मचारी बैठते हैं 7 और 5 12, पुरुष 7 5 महिला, तो टोटल कितने हो गए 12। तो हमारे हिसाब से या इस अनुपात के हिसाब से टोटल कर्मचारी बैठते हैं 12, जबकि रियल में टोटल कर्मचारी है इतने। तो ये 12 इसके इतने के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 12 से भाग कर दीजिए, तो एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 7, विपणन विभाग में 7 पुरुष है। तो 7 देख लीजिए कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 7 की वैल्यू तो इससे 7 गुना होगी, गुना 7 करना है बस। 6 से काटेंगे 3 बार और 6 से काटेंगे इसे 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। तो 7 या 21 और 21 निम्मा कितने होते हैं 189। तो 21 निम्मा होते हैं 189। तो इतने पुरुष विपणन विभाग में काम करते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा कि संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, उत्पन्न विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 11, टोटल 12 है। तो इसमें 11 पुरुष 1 महिला, ठीक है। और परसेंटेज में कितना है उत्पादन विभाग में 28%। कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए कुल इस विभाग में कुल कर्मचारियों का कितने परसेंट है पुरुषों की संख्या, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही विभाग की कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, और रियल आंकड़ों की जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ प्रतिशत में बताना है। तो देखिए इस उत्पादन में टोटल कर्मचारी कितने हैं, या तो 100% का 28% मान लो, या इसको ही तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है पुरुषों और महिलाओं में, कि अगर 11 पुरुष है तो महिला कितनी है 1। तो टोटल कितने कर्मचारी है इस विभाग में 11 और 1 12, इसका मतलब 12 टोटल कर्मचारी है। 12 अगर टोटल कर्मचारी है तो इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है 11, इसमें पुरुष है। तो 12 में से 11 पुरुष है, तो कितने प्रतिशत है पुरुष, उसके लिए परसेंटेज में चाहिए तो गुना 100 कर देंगे। अब बस कैलकुलेशन करनी है हमें यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1100 बटे 12, कैलकुलेशन करेंगे। 12 निम्मा 108, 2 बच गया, 20 हो गया, 12 एकम 12, 8 बच गए, पॉइंट लगा के 80 हो गया, और 12 छिक 12 सते 84। तो 6 7 कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 92%, लगभग 92% यहाँ पर पुरुष कर्मचारी काम करते हैं इस विभाग में। बात समझ में आई कि नहीं आई है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, लेखा विभाग कौन सा है, ये रहा 17% टोटल कर्मचारी है इसमें। कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रम से अनुपात कितना है। देखो इसमें भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात हमें बताना है। देखो यहाँ पर जब तक वो रियल व्यक्तियों की संख्या की बात नहीं करेगा तब तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परसेंटेज में या अनुपात में आपसे निकलवा रहा है वो, और एक ही पाई चार्ट दिया हुआ है, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना इसके आप कर सकते हैं। देखो कैसे उसने कहा है कि लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। देखो लेखा विभाग
इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसे पुरुषों की संख्या या टोटल कर्मचारियों की संख्या से ही अनुपात हमें बताना है। लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी है? 2। लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी है? 2। और उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कर्मचारी तो टोटल है ना, पुरुष और महिला दोनों आते हैं, तो 9 और 2 11 कर्मचारी है। तो पुरुषों की 2 है तो कुल कर्मचारियों की कितनी है? 11। तो अनुपात 9, 7 और 2 9 बैठते हैं। तो अनुपात कितना आता है? 2:9। तो कोई कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। आप अगर मान लीजिए इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टाइम ही वेस्ट होना है और कुछ नहीं होना है, वरना इसको बिना कैलकुलेशन के भी हमने देखो यहाँ पे कर लिया है। बात समझ में आ गई? तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस उसको सही तरीके से आपको करना आना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है, संख्या के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का, एचआर विभाग 14% है इसमें टोटल कर्मचारियों का, और यहाँ पे एचआर विभाग कौन सा है? ये एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत है। तो जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें अनुपात मान से बताना है, ना कि रियल संख्या में। अनुपात में चाहिए तो हमें इसकी जरूरत है ही नहीं। देखो एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। महिलाओं की संख्या है एचआर विभाग में 3, महिला 3 है। और कुल कर्मचारी कितने हैं एचआर विभाग में? 1 और 3 4। तो अनुपात कितना होता है महिलाओं का और कुल कर्मचारियों का? 3:4। तो ये इसका आंसर आएगा। तो देखो यहां पर भी हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा है कि संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, आईटी विभाग देखो कौन सा ये है, इसमें टोटल कर्मचारी है 23%, ये टोटल का 23% है, में कार्यरत महिलाओं की संख्या। अब इसमें महिलाओं की संख्या कौन सी है? 5:4। 4 इसमें महिला है तो 5 इसमें पुरुष है। की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? टोटल कर्मचारियों का ये कितने प्रतिशत है महिला, हमें ये बताना है। देखो टोटल कर्मचारियों का आईटी विभाग में कितना है? 23। टोटल अगर 100 है तो इसमें से 23% आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारी है। अब इसमें से भी महिला कितनी है? वो 5:4 में, तो 4 इसमें महिला है, 5 इसमें पुरुष है। तो आप ये टोटल कर्मचारियों का ही तो है, इसी को आप इस अनुपात में डिवाइड कर दीजिए, वही महिलाओं का अनुपात आ जाएगा। देखो कैसे, टोटल कितने हैं आईटी विभाग में? 100 में से 23 है, 23 तो हो गए टोटल कर्मचारी आईटी विभाग में। अब इसमें से अगर 5 पुरुष है तो 4 है महिला, तो टोटल कितने हो गए कर्मचारी? 9। 5 और 4 9 कर्मचारी है, और इस हिसाब से कितने बैठ रहे थे? 23। तो 9 23 के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 9 से भाग कर देंगे, एक आता है इतने के बराबर। हमें चाहिए महिला, तो महिला कितनी है? 4। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 4। तो ये आएगी महिलाओं की संख्या, और वो भी टोटल कर्मचारियों के रेस्पेक्ट में, टोटल कर्मचारियों के संदर्भ में। क्योंकि देखो ये टोटल कर्मचारियों का था 23%, और इसी को हमने इस अनुपात में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट टोटल कर्मचारियों से ही महिलाओं की संख्या आ जाएगी, महिलाओं का प्रतिशत आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है। 23 चौका कितना होता है? 92। 92/9, इससे काटेंगे 9 धम 90, पॉइंट लगा के 20 हो गया, फिर 9 दूनी 18, और 2 2 ही चलता रहेगा, तो 10.2%। या अगर लगभग में अगर वो पूछ रहा है तो 10% यहाँ पर टोटल महिलाओं की संख्या है। तो टोटल जो कर्मचारी है इसमें उसका 10% महिला है, टोटल कर्मचारियों के 10% वे महिला हैं जो आईटी विभाग में काम करती है। बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा है आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं, और कमेंट करके भी आप हमें इस बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिनका पैट का एग्जाम है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। नमस्कार।